बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा स्टूडेंट, हम डिफ़ाइन कर रहे हैं पहले सेट को। सेट की डेफिनेशन आपने 7th क्लास में पढ़ी है, 8th में फिर पढ़ी है, एंड सो ऑन 9th 10th में भी ये बारहा दफ़ा ये लफ्ज़ यूज़ हुआ है सेट। तो व्हाट इज़ सेट, इसकी डेफिनेशन करते हैं। ठीक है, वैसे सेट बोलते हैं कि सेट करना, तरतीब देना। ठीक है, तो ये डेफिनेशन क्या है कि अ कलेक्शन ऑफ well defined distinct object बेटा हम थोड़ा बहुत इतना एक्सप्लेन कर लेते हैं कि हमें बातें सिर्फ समझ आ जाएं HSSC लेवल तक। ठीक है, ताकि हम अपने मकसद को यहाँ पर हल कर सकें। कलेक्शन का मतलब है बेटा इकट्ठा करना। वेल डिफाइंड का मतलब ये है कि चीज़ें वेल डिफाइंड हों, एग्जिस्ट करती हों, ऐसी चीज़ें जो यानी कि मैथमेटिक्स में डेली लाइफ में एग्जिस्ट करती हों। ठीक है, और डिस्टिंक्ट का मतलब होता है डिफरेंट, मुख्तलिफ, यानी कि सेट में रेपिटिशन नहीं हो सकती है, मुख्तलिफ चीज़ें हों। ऑब्जेक्ट का मतलब है नंबर भी हो सकते हैं, अल्फ़ाबेट भी हो सकते हैं, और नेम ऑफ पर्सन भी हो सकता है, किसी बंदे के नाम भी हो सकते हैं। लेकिन शर्त क्या है बेटा कि वो वेल डिफाइंड होने चाहिए, और यानी कि आपको एक डेफिनेशन देनी चाहिए कि हम उस चीज़ों का सेट बनाने जा रहे हैं, उन स्टूडेंट्स का सेट बनाने जा रहे हैं जिनकी हाइट 5 फीट एंड 6 इंचेस है। तो ये वेल डिफाइंड क्या चीज़ है? 5 फीट 6 इंचेस, ये क्या है? वेल डिफाइंड। और कलेक्शन क्या होगी कि पूरी क्लास 40 की क्लास है, उसमें से हमने वो बंदे चुनने हैं जिनका कद 5 फुट 6 इंच होगा। ऐसी बात है। अच्छा, वो होंगे आपस में क्या? डिस्टिंक्ट, कद सबके एक जैसे होंगे, एक जैसे होंगे या नहीं? लेकिन जरूरी तो नहीं है कि 5 फीट 6 इंच एक का हो, दूसरे का 5 फीट 6 इंच हो। क्या दोनों बंदे बराबर हो सकते हैं? नहीं, दोनों बंदे क्या है? अलग अलग हैं। ठीक है, 5 फीट 6 इंचेस लिमिट है बेटा। इससे छोटा कद भी किसी का हो तो हम उसको उस सेट में ले सकते हैं, इससे बड़े कद वाले उस सेट में नहीं आएंगे। ठीक है, तो हमने डेफिनेशन क्या सेट की है कि वो स्टूडेंट्स हम पिक करेंगे जो 5 फीट 6 इंचेस तक जिनका हाइट होगी। ठीक है, तो वो उस सेट में आ जाएंगे। वेल डिफाइंड है एक चीज। तो वेल डिफाइंड, मैं कहूं अ सेट ऑफ स्टूडेंट्स, फिर वो तो सारे स्टूडेंट्स आ जाएंगे, सारे स्टूडेंट जितने भी हैं। ठीक है, जो पूरे पाकिस्तान में जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सारे उस सेट में आ जाएंगे। लेकिन हम अगर मखसूस कर दें चीज़ों को कि ये वाली कैरेक्टरिस्टिक्स उन्हें पाई जाए, तो फिर वो क्या हो जाएगा? वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। वो स्टूडेंट आपस में क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। तो उससे मिलकर जो सेट बनेगा, वो उससे मिलकर जो चीज़ कलेक्शन आएगी, वो कलेक्शन क्या कहलाती है? सेट कहलाती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल सेट को रिप्रेजेंट बेटा इन ब्रैकेट से करते हैं, और इनको बोलते हैं मिड ब्रैकेट्स, है ना ये बात? फ्लावर ब्रैकेट भी बोलते हैं, ठीक है, करली भी बोलते हैं, ये मिड ब्रैकेट्स हैं आपके पास। ठीक है, तो इससे नोटेशन देते हैं सेट्स की चीज़ों को। फॉर एग्जांपल वी हैव अ सेट ऑफ अ नेचुरल नंबर, है या नहीं? सेट ऑफ अ नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6। अब देखें, ये वेल डिफाइंड है। क्या वेल डिफाइंड है इसमें कि सेट ऑफ क्या है? नेचुरल नंबर। इसमें वेल डिफाइंड ये चीज हो गई। फिर आप चेक करें बेटा कि इसमें ये चीजें डिस्टिंक्ट है, 2 1 से अलग है, 2 3 से अलग है, रेपिटिशन नहीं है। अगर मैं ये लिख दूं ना 1 2 3 3 5, दिस इज नॉट अ सेट, इसमें रेपिटिशन आ गई है। इसमें एलिमेंट तो 5 हैं, टोटल एलिमेंट कितने हैं? 5, लेकिन तीसरा और चौथा एलिमेंट क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है, सेम है ना? तो ऐसी चीज सेट नहीं होती है। बात समझ आई है? ये सारे के सारे क्या हैं? ऑब्जेक्ट्स हैं। तो इनके कलेक्शन को क्या बोलते हैं? हम सेट बोलते हैं। सो दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड सेट ऑफ अ नेचुरल नंबर। ये क्या कहलाता है? सेट ऑफ अ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर नहीं, सेट ऑफ अ नेचुरल नंबर। ठीक हो गया। फिर अगर रिकॉल थोड़ी सी बात करें तो सेट को लिखने के 3 तरीके थे, याद है या नहीं? 3 तरीके, टेबुलर फॉर्म, ठीक है, उसके बाद आपके पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म,
ठीक है, और सेट बिल्डर। ये आपके कोर्स का फिलहाल हिस्सा तो नहीं है, लेकिन ये है कि बस वैसे बता रहा हूँ कि सेट को लिखने के आपके पास 3 तरीके थे। टैबुलर फॉर्म ये होती है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ये हो जाएगी सेट ऑफ अ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ अ नेचुरल नंबर, और सेट बिल्डर फॉर्म ये होगी बेटा एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड एक्स ग्रेटर देन 1। ये सेट बिल्डर फॉर्म होती है, ठीक है। तो सेट बिल्डर फॉर्म की भी एग्जांपल मिल गई। सेट ऑफ अ नेचुरल नंबर इज अ फॉर्म ऑफ अ डिस्क्रिप्टिव एंड फॉर्म ऑफ अ टेबुलर इज दैट के 1 2 3 को आप टेबल में लिखते हैं, ठीक है, नोटेशन में लिखते हैं। बात समझ आई है? तो ये आपके पास सेट को लिखने के कितने तरीके हैं? 3 तरीके हैं, ठीक है। ये सेट तक बात मुकम्मल। सेट वैसे बेटा इट सेल्फ बहुत बड़ा टॉपिक है, इसमें और बातें भी बहुत सारी एक्सप्लेन की जा सकती हैं, लेकिन हमने सेट को एज अ टूल लेना है फॉर प्रूफिंग द फंक्शन। फंक्शन तक पहुंचने के लिए या फंक्शन को समझने के लिए हमें सेट की क्या पड़ती है, जरूरत है। तो एक बात माइंड में रखनी है कि वैसे मैथ का लिंक दूर तक जाता है, लेकिन ये बात बेटा नंबर से चली है, नंबर से सेट बने, सेट से कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेगा, ये बातें माइंड में रखनी है। कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट से बेटा रिलेशन बनेगा, और रिलेशन से क्या बनेगा? फंक्शन बनेगा। सही हो गया? तो ये वाली चीजें हमने क्लियर करनी है। नंबर हो गया, सेट हो गया, अब किस पे आ गए हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट पे। व्हाट इज मेंट बाय कार्टेशियन प्रोडक्ट? जब दो सेट्स आपस में क्या होंगे? मल्टीप्लाई, तो दैट मल्टीप्लिकेशन इज नोन एज कार्टेशियन प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल बेटा मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट को अगर डिफाइन करूं तो कैसे करेंगे? कार्टेशियन प्रोडक्ट let two sets, let we have a two sets, let A and B are two sets, दो सेट्स हैं बेटा, फाइनाइट भी हो सकते हैं, इनफाइनाइट भी। अब फाइनाइट और इनफाइनाइट का फर्क जरा सुन लें। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि ये A सेट है 3 4 5, ये क्या है? फाइनाइट है, महदूद है। ये मैं A सेट, एक प्राइम सेट एक और ले लेता हूं 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, ये क्या है? इनफाइनाइट है, यानी कि जिसकी हमें बाउंड्री ना पता हो कहाँ खत्म हो रहा है, तो वो इनफाइनाइट है। ये दोनों सेट्स हो सकते हैं, समझ आई? फाइनाइट सेट का आर्डर क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इसका आर्डर क्या होगा? 3। आर्डर को बेटा एक और लफ्ज भी बोलते हैं कार्डिनैलिटी। क्या बोलते हैं? कार्डिनैलिटी। आर्डर को कार्डिनैलिटी भी बोलते हैं। ये सारी बातें आपको समझ आनी चाहिए, याद नहीं करनी है। तो ए का आर्डर क्या होता है? और आर्डर एग्जिस्ट करता है सिर्फ और सिर्फ फाइनाइट सेट का। ज़ाहिर बात है फाइनाइट सेट में आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स को गिन सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि सेट ऑफ अ इवन नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड एट 100, देन हाउ मेनी नंबर्स? 100। सेट ऑफ इवन नंबर्स स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड एंड एट 50। हाँ जी 50, मतलब वो आप कह सकते हैं ना इस तरह, ठीक है। 0 को भी शामिल करें ना तो 51 नंबर बनते हैं, 51 नंबर बनते हैं। इवन नंबर है ना 0 0 2 4 6 8 10, इनको अगर ऐड करें कितने बनते हैं? 51। समझ आ रही है बात? तो इसका मतलब है कि यू कैन काउंट द नंबर्स इफ द सेट इज फाइनाइट। अगर सेट क्या हो? फाइनाइट हो, स्टार्ट भी पता हो और एंड भी पता हो। सेट ऑफ इंटीजर में कितने नंबर आते हैं? कोई पता नहीं पता ना। सेट ऑफ नेचुरल नंबर में कितने नंबर आते हैं? कोई पता नहीं है। सेट ऑफ रियल नंबर में कितने नंबर आते हैं? नहीं पता है, ठीक है। तो ऐसे सेट जिनका आप ऑर्डर ना फाइंड कर सकें, जिनका आप कार्डिनैलिटी ना फाइंड कर सकें, ऐसे सेट्स को बेटा क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट सेट। ऐसे सेट को इनफाइनाइट, ये दोनों चीजें हो सकती हैं। फिर से बता रहा हूं, ए और बी फाइनाइट भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है। बात समझ आ रही है? लेकिन बात को आसान करने के लिए हम ए को भी फाइनाइट लेंगे पहले, बी को भी फाइनाइट लेंगे। लेकिन जो बात हम 13 चैप्टर ऑफ द फर्स्ट ईयर में बात करेंगे वो फाइनाइट की नहीं होगी, वो इनफाइनाइट की होगी। वो पूरी की पूरी रियल लाइन की होगी। डोमेन भी रियल लाइन होगी और रेंज भी रियल लाइन होगी। क्यों होगी? याद करें, ये एक्स एक्सिस क्या है? कोई रियल लाइन है या नहीं? वाई एक्सिस क्या है? कोई रियल लाइन है या नहीं? तो बेटा ये भी आर है, ये भी आर है, तो आर क्रॉस आर आपके पास क्या आता है? आर स्क्वायर।
तो आर स्क्वायर को असल में आप क्या बोल रहे होते हैं, प्लेन, असल में प्लेन है। लेकिन इसको मैथमेटिक्स में क्या बोलते हैं, आर एक सेट है, उसका क्रॉस आर के साथ, दिस इज नॉन एज कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये क्या कहलाता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाता है। ठीक है, तो ऐसी एक सेट है ए, एक सेट है बी, आर टू सेट्स, ज़हन में रखें कि फाइनाइट भी हो सकते हैं, इनफाइनाइट भी हो सकते हैं। ए एंड बी आर टू सेट्स, देन ए क्रॉस बी इज डिफाइंड एज, तो ए क्रॉस बी को डिफाइंड करने का तरीका सुन ले बेटा क्या होगा। ए क्रॉस बी इज डिफाइंड एज ब्रैकेट स्टार्ट सेट वाली ए कॉमा बी, ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, ये ऑर्डर्ड पेयर है ना, ये आपका x है और ये आपका क्या है, y। अब सुने x कहां से आएगा, y कहां से आएगा, सच दैट, ये सिंबल है बेटा सच दैट का, ये दो कॉलन आपने डाल दिया है ना, ये सच दैट का है। ए बी ऑर्डर्ड पेयर आएगा, ये मैं एग्जांपल दूंगा तो बात समझ आ जाएगी। सच दैट कि ए बिलोंग करता होगा कैपिटल ए से, ए कोई भी नंबर हो सकते हैं, और बी बिलोंग करता होगा कैपिटल बी से। अब जब मैं यहाँ पर एग्जांपल दूंगा तो आपको बात समझ आ जाएगी। ठीक है, अभी फॉर एग्जांपल बेटा एग्जांपल ले लेते हैं, लेट करते हैं कि ए इक्वल है 1 2 3 के, सही हो गया। बताएं बेटा ऑर्डर क्या है ए का, 3, क्योंकि 3 एलिमेंट्स हैं, और बी इक्वल है बेटा फॉर एग्जांपल अल्फाबेट्स का सेट लेते हैं, तो बी का ऑर्डर क्या है, 2 है, 2 एलिमेंट्स हैं, तो ए का ऑर्डर 3 है और बी का ऑर्डर 2 है। सेम ऑर्डर के सेट भी मल्टीप्लाई हो सकते हैं, डिफरेंट ऑर्डर के सेट भी आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। फाइनाइट से भी मल्टीप्लाई हो सकता है, फाइनाइट इनफाइनाइट से भी हो सकता है, इनफाइनाइट फाइनाइट से भी हो सकता है, इनफाइनाइट इनफाइनाइट से भी हो सकता है। समझ आई बात? तो ये दोनों हमने फाइनाइट लिए हैं बात को समझने के लिए। ये डेफिनेशन बेटा अप्लाई कर देंगे कि आप ए क्रॉस बी जब लेंगे तो बहुत इजी टेक्निक है। पहला कौन है, ए, दूसरा कौन है, बी, गुड। अच्छा, अब 1 को ए के साथ 1 ए एक एलिमेंट आ जाएगा, एक ऑर्डर पेयर जनरेट हो गया। 1 को ए के साथ, 1 को बी के साथ 1 बी आ जाएगा, 2 को ए के साथ 2 ए आ जाएगा, 2 को बी के साथ 2 बी आ जाएगा। ये बात बेटा चैप्टर 5 ऑफ 10th क्लास आपने पढ़ी हुई है, सही है ना, उसी पे आने लगा हूँ। 1 1 ऑन 2 इन 2 वो सारी बातें आने लगी हैं। ठीक है, तो ये 1 ए 1 बी 2 ए 2 बी 3 ए 3 बी, तो ये आपके पास कितने नंबर आए हैं बेटा, 6, 1 2 3 4 5 6, मतलब उसका ऑर्डर इसके ऑर्डर से मल्टीप्लाई हो तो ए क्रॉस बी का ऑर्डर आ जाता है। लेकिन फर्क है वो एक एक नंबर है, ये ऑर्डर्ड पेयर है। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब है ये किस में चला गया, आर स्क्वायर में। ये ऑर्डर्ड पेयर किस में ड्रा होता है, प्लेन में होता है या नहीं। एक्स और वाई कहाँ ड्रा होते हैं, प्लेन में। सिर्फ एक्स हो वो कहाँ ड्रा होता है, रियल लाइन पे। रियल लाइन पे ड्रा होता है ना। जब दो रियल लाइन आपस में मिलती हैं तो वो एक पॉइंट यहाँ पर ड्रा होता है, उनकी मदद से बन सकता है एक्स वाई। क्लियर है ये बात? तो अब उधर ही जा रहे हैं बेटा आहिस्ता आहिस्ता। इसका मतलब ये है कि ये वाला सेट एक्स एक्सिस पे ड्रा होगा, बताइएगा सही कह रहा हूँ या नहीं। ये सेट वाई एक्सिस पे ड्रा होगा, है ये बात या नहीं, है ना ये बात। अगर आप ए को 1 कह दें, बी को 7 कह दें, तो आप इन पॉइंट्स को ड्रा कर सकते हैं या नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना। ये 1 1 को पॉइंट ड्रा इधर कर सकते हैं ना, 1 1। ये देखिए ये 1 है बेटा, ये 1 है, तो 1 1 को ड्रा कैसे करेंगे, ये 1 1 बस एक पॉइंट आ गया। ठीक है, फिर अगर ये 1 2 हो, ये 1 नहीं रहे और वो 2 हो जाए तो ये पॉइंट ड्रा हो जाएगा। ठीक है, फिर फॉर एग्जांपल ये 2 हो और ये 3 हो, ये पॉइंट ड्रा हो जाएगा। तो इसको इससे मिला दे तो ये क्या बन जाएगा, एक कर्व बन जाएगी। और ये कर्व हमारे पास क्या होगा, फंक्शन होगा आगे जाकर। लेकिन अब मैं ये बता रहा हूँ, ये फंक्शन ड्रा करने आ गया है ना, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट से चीज़ें ड्रा करने आ गई हैं, आपस में मिला भी दी है। साइन का ग्राफ हम कैसे बनाते थे, एक पॉइंट लेते थे, उसका वाई आता था, एक ऑर्डर्ड पेयर बनता था। यही बात थी या नहीं। थीटा लेते थे एक्स एक्सिस पर,
रेंज आती थी वाई एक्सिस पर, उठाकर बना दिया, दरमियान वाले पॉइंट नहीं निकालते थे लेकिन जोड़ देते थे कर्व को, मतलब डिस्क्रीट चीजें लेते थे, कंटिन्यू स्ट्रक्चर बना देते थे। ऐसी बात है या नहीं? पॉइंट से पॉइंट मिला देते थे आप, तो यही तो काम कर रहे थे बेटा। कार्टेशियन प्रोडक्ट को ड्रा करते थे टेबल पे कैलकुलेटर के जरिए, और उसको उठाकर आप टेबल में बना देते थे, और आपस में जोड़कर आप देखते थे कि ये साइन आ गया। ऐसी बात है या नहीं? यही चीजें हैं ना। तो वही बात बता रहा हूं कि बेटा कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स इज नोन एज कार्टेशियन प्रोडक्ट। दो सेट्स का क्रॉस प्रोडक्ट आपस में क्या कहलाता है? कार्टेशियन। ये वो क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है जो वेक्टर्स में होता है, वो और चीज है बेटा, वो और चीज है। ये सेट्स का क्रॉस प्रोडक्ट है। ठीक हो गया? अच्छा, हम यहां तक पहुंच गए बेटा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। अब आगे आए रिलेशन क्या होता है। अब छोटे होते वक्त एक और बात पढ़ी थी कि अगर आपके पास ए सेट है, इसका ऑर्डर कितना है? 3, इसके हाउ मेनी सबसेट वी कैन फाइंड, कितने सबसेट बना सकते हैं बताएं। क्या फार्मूला था कि देखें इसका क्या है 3 ना, 2 की पावर 3 8, मतलब इसके सबसेट कितने बन सकते हैं? 8 बन सकते हैं। नहीं, अच्छा कौन कौन से वो भी पता है आपको। पहला एम्प्टी, दूसरा 1 सिंगलटन, तीसरा 2, फिर 3, फिर 1 2, फिर 1 3, फिर 2 3, फिर तीनों 1 2 3। ये बात है या नहीं? ऐसी बात है ना। तो मतलब 8 सबसेट बन सकते हैं जिसके आपके पास कार्डिनलिटी क्या हो? 3 हो। जिसकी कार्डिनलिटी 2 हो 4 बन सकते, 2 की पावर 2। जिसकी कार्डिनलिटी 6 हो 2 की पावर 6 64। कितने? इस एक क्रॉस बी के कितने सबसेट बनेंगे? 64। तो मीन दैट बेटा रिलेशन की डेफिनेशन करने जा रहा हूं, बड़ी ही आसान डेफिनेशन है कि आ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज रिलेशन। चल आसान सी बेटा, एक हमने यहां पर डेफिनेशन कर दी है कि एवरी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज रिलेशन। हर सबसेट जो होगा ए क्रॉस बी का वो क्या होगा? रिलेशन। कितने सबसेट बन सकते हैं इस एग्जांपल के? 64। तो 64 इसके क्या होंगे? रिलेशन होंगे। समझ आ गई ना? रिलेशन होता है रिश्ता। ये 64 रिश्तों में ये कार्टेशियन प्रोडक्ट बंधा हुआ है। 64 रिश्तों में रिश्ता बेटा तब बनता है कि जब कोई दो पेयर यानी कि अब कुछ भी नहीं, लेट से कि ये एम्प्टी आ जाता है ना, पहला तो एम्प्टी आएगा ना 6 में, तो उसका मतलब है कोई चीज किसी चीज पर मैप ही नहीं हो रही, कोई चीज किसी चीज पर मैप नहीं हो रही। सिंपल आपके पास ऐसा प्लेन है। अगली बात कि एक पर मैप हो रहा है, यानी कि 1A पर मैप हो रहा है, तो ये सिंगलटन सेट आ जाएगा ऐसे। ठीक है, तो मतलब हम इसको लोकेट कर सकते हैं। बात समझ आ रही है ना? तो अब देखें बेटा, मैं कोई से भी रिलेशन लिखूंगा, कोई से भी रिलेशन। आप चलें पहले 1 2 मैं लिखता हूं, फिर 1 2 आप बोल दें। R1 मैं कोई भी लिख रहा हूं बेटा इनमें से। चले मैं लिखता हूं 1A 2A 3A। चल ये हो गया। R2 भी बेटा मैं लिख देता हूं, R2 में लिखता हूं 1B 1A 3A, बस ठीक है। फिर मैं R3 लिख देता हूं 2A 3A 3B। सही है, ये मैंने 3 लिख दिए ना रिलेशन। बाकी कितने बचते हैं? 61 बचते हैं या नहीं? एक खाली है, फिर कितने बात गए? 64 60 60 बात गए ना। तो 60 में से एक आपने बोलना है। चले आप बेटा बोले कोई और रिलेशन R4, कोई और इन जैसा ना हो, कोई और हो, इसमें से उठाकर बोले, कोई भी बता दे। 1B 2B 3B। गुड, ठीक है। अच्छा R5, चले आप बता दें कि और कोई रिलेशन और कोई भी सब सेट यानी कि बता दें। 1A 3B 2A 1A 3B एंड 2A। ठीक है, यहां तक सही हो गया। अच्छा कोई एक और रिलेशन आप उधर बोले, कोई और रिलेशन R6 बोले, इनमें से कोई बोल दे, रिपीट ना हो। हाँ जी 2B हाँ जी 1B हाँ जी, बस
क्लोज कर दें बस, ठीक है, कोई मसला नहीं है, सही है। अच्छा, कोई आप भी बोल दें एक रिलेशन R7 बोल दें, कोई रिलेशन बोल दें, इनमें से कोई नंबर बोल दें, ऑर्डर्ड पेयर कोई सा भी बोल दें। 1B, हाँ जी, और 2A 3B, ठीक है, बस ये रिपीट ना हो, बाकी खैर है, ठीक हो गया। R6 भी बस बहुत है, हमने कंसेप्ट समझना है किसका, फंक्शन का। अच्छा, हर रिलेशन फंक्शन नहीं होता, हर रिलेशन कौन सा रिलेशन फंक्शन होता है अब वही बताने जा रहे हैं, ठीक है। हर सबसेट क्या होता है, रिलेशन होता है। हर सबसेट किसका, एक रास बी का, एक रास बी का हर सबसेट क्या होता है, रिलेशन होता है, लेकिन हर रिलेशन फंक्शन नहीं होता, सही है। कौन सा रिलेशन फंक्शन होता है वो बात करते हैं जी बेटा। 64 से ज्यादा भी हो सकती है सिर्फ 64? नहीं 64 कंफर्म रूल है बेटा, 2 की पावर n, n इज अ नंबर ऑफ कार्डिनलिटी ऑफ सेट, 2 की पावर n is 6, सबसेट आर 64, n is 7, सबसेट आर 128, ठीक है, n is 3, सबसेट आर 8 जी, 2 की पावर जो भी जी 2 की पावर जो भी आएगी वही होगा, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं बेटा बात इस पे कि फंक्शन क्या चीज होती है, तो यहां डिफाइन कर रहा हूं व्हाट इज फंक्शन। तो आर रिलेशन वो रिलेशन फंक्शन बनता है, यहां लिखता हूं, आर रिलेशन इज बिकम अ फंक्शन, वो क्या बन जाएगा, फंक्शन, इफ इट होल्ड following two properties, if it holds following two properties, दो प्रॉपर्टीज अगर वो फॉलो कर जाए, कौन कौन सी, एक भी अगर फॉलो ना करे तो वो रिलेशन फंक्शन नहीं होगा। पहली प्रॉपर्टी सुन ले बेटा, पहली प्रॉपर्टी है कि डोमेन ऑफ आर, अब डोमेन क्या होती है पहले बता चुका हूं, डोमेन ऑफ आर, आर का मतलब उस रिलेशन की डोमेन पूरा सेट ए होना चाहिए, पूरा सेट ए क्या है, ए हमें पता है ना 1 2 3 है, पूरा सेट ए आना चाहिए, ठीक है। और डोमेन क्या होती है, ऑर्डर्ड पेयर के पहले एलिमेंट्स, डोमेन क्या होगी, ऑर्डर्ड पेयर के पहले एलिमेंट, रेंज क्या होगी, ऑर्डर्ड पेयर के दूसरे एलिमेंट। अब मैं उनके सारे नाम आपको लिखकर बताता हूं कि डोमेन को और क्या बोलते हैं। ये बेटा डोमेन को इनपुट भी बोलते हैं, कल बताया था, सही है। डोमेन का एक और नाम है प्री इमेज, डोमेन का एक और नाम है प्री इमेज, प्री इमेज बोलते हैं। प्री इमेज की मिसाल आप ऐसे ले सकते हैं कि आप शीशे के सामने खड़े हैं, आईने के सामने, आप प्री इमेज हैं, जो शीशे में नजर आ रहा है वो इमेज है, समझ आ गई बात। तो आप इनपुट हैं, वो जो नजर आ रही है वो आउटपुट है आपकी, समझ आ गई ना बात। तो बेटा इसमें क्या है कि रेंज आप कहते हैं आउटपुट को, और आउटपुट होता है आपके पास इमेज, सही हो गया। ये एक्स एक्सिस और ये क्या है, नॉर्मली वाई एक्सिस लिया जाता है, क्लियर है बात। अच्छा, डोमेन ऑफ आर ए सेट के इक्वल है, और दूसरी बात ये होनी चाहिए बेटा कि आपके पास नो रेपिटिशन, कोई रेपिटिशन नहीं होनी चाहिए इन डोमेन एलिमेंट्स। अब मैं सारे रिलेशन में ये बात करता हूं, फिर आपको समझ आएगी। इन डोमेन एलिमेंट्स में कोई रेपिटिशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलें आ जाते हैं इस रिलेशन पे, अगर आप इस पे फोकस करें, इस रिलेशन पे डोमेन एलिमेंट्स कौन से हैं, ये हैं। पहले चेक करें डोमेन पूरी है, 1 2 3 आ रहा है ना, कहीं 1 2 दफा तो नहीं आ रहा, कहीं 2 2 दफा तो नहीं आ रहा, कहीं 3 2 दफा तो नहीं आ रहा। फंक्शन पूरे का पूरा सिर्फ डोमेन पे डिपेंड करता है, ये बात ही पता चल गई है, रेंज पे नहीं। फंक्शन पूरे का पूरा किस पे डिपेंड करता है, डोमेन पे। तो मतलब बातें दो पता चल गई हैं बेटा कि इसकी डोमेन क्या है, डोमेन ऑफ R1 क्या है, पूरा सेट ए है या नहीं, ये डोमेन है ना, ये वाली जो टिक की है मैंने, तो डोमेन एलिमेंट्स पूरे हैं ना, ठीक है, गुड। अच्छा, अब ये बताएं बेटा कि इसकी डोमेन में कोई रेपिटेशन तो नहीं आ रही, इसका मतलब दूसरी प्रॉपर्टी भी फुलफिल करती है, पहली भी करती है दूसरी भी। ये रिलेशन बेटा फंक्शन बन गया, ये रिलेशन क्या बन गया, फंक्शन। इस रिलेशन को हम क्या कहेंगे, फंक्शन। अब आगे चलें, ये आ गया,
डोमेन क्या आ रही है? हाँ जी, डोमेन रिपीट हो रही है, बस रिपीट हो गई ना, दूसरी प्रॉपर्टी फेल हो गई, बात खत्म हो गई, बस लिखने की जरूरत ही नहीं है, ये फंक्शन हो ही नहीं सकता। दूसरी प्रॉपर्टी फेल, कोई एक प्रॉपर्टी फेल करनी है अगर फंक्शन ना प्रूव करना हो तो। बात समझ आई? कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। डोमेन एलिमेंट बेटा रिपीट हो गए हैं, दूसरे एलिमेंट रेंज होते हैं, रेंज रिपीट होते रहे कोई बात नहीं है, डोमेन रिपीट नहीं होने चाहिए। बात समझ आई? फंक्शन का लेन देन ही किसके साथ है? डोमेन के साथ है, बस आपने डोमेन पे फोकस करना है। अच्छा अगली बात पे आए, R3 2 3 3 रिपीट हो गए? नहीं बेटा, ये फंक्शन भी नहीं हो सकता। क्लियर है? नेक्स्ट 1 2 3 नो रिपीटिशन, डोमेन भी ए सेट की इक्वल है। अगर ए सेट होता 1 2 3 4 तो क्या ये रिलेशन फंक्शन होता? नहीं। R4 is not a function. In that case, if we take A is equal to 1 2 3 4, क्योंकि डोमेन पूरी A तो ना आ रही होती, 1 2 3 आ रही होती, लेकिन 1 2 3 4 आनी चाहिए। लेकिन अब बेटा A हमारा क्या है? 1 2 3 है। तो इन दिस केस आपके पास जो रिलेशन की डोमेन आई है R4 की वो 1 2 3 है, 1 2 3 है। तो उस केस में बेटा आपके पास ये क्या है? फंक्शन है। पूरा सेट ए भी है और डोमेन एलिमेंट्स रिपीट भी नहीं हो रहे हैं, रिपीट भी नहीं हो रहे। ठीक है, R5 पे आए, 1 3 2 डोमेन ठीक है, रिपीट भी नहीं हो रहे, ये भी रिलेशन फंक्शन है, ये भी रिलेशन क्या है? फंक्शन है। 3 फंक्शन बन चुके हैं। R6 पे आए, 2 1 3 आया ही कोई नहीं है, इसका मतलब है कि ये नहीं है, फेल हो गया। 1 2 3 फंक्शन, बात समझ आई? 1 2 3 क्या है? फंक्शन। क्लियर होगी बात? तो ये बेटा फंक्शन हमें पता चल गया। अब मैं एक स्टेटमेंट बोलने लगा हूं कि एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन, ठीक है, बट इट इज नॉट नेसेसरी एवरी रिलेशन इज अ फंक्शन। हो गया ना क्लियर? हर फंक्शन रिलेशन होता है कंफर्म, लेकिन हर रिलेशन फंक्शन हो जरूरी नहीं है। कब जरूरी है? जब दो प्रॉपर्टीज होल्ड कर जाए। कौन कौन सी वाली? कि रेपिटेशन ना हो और डोमेन पूरी की पूरी उस रिलेशन की ए सेट आए। अब ए सेट क्या होगा आपको पता होगा ना, ए सेट तो आपको पता होगा, सही है ना? बात समझ आ गई है बेटा? अच्छा, तो इसका मतलब है कि ये आपके पास क्या आ रहा है? फंक्शन की डेफिनेशन है कि फंक्शन की डेफिनेशन में आपके पास रेपिटेशन डोमेन में नहीं आनी चाहिए। ठीक हो गया? अगर इनको मैं ड्रा करना चाहता हूं ना इस लिहाज से, ये देखें, ये आपके पास सेट ए है, ये बी है, इन फंक्शन को ड्रा करने लगा हूं, ठीक है? तो 1 2 3 ए और बी, सही हो गया? अब देखें बेटा 1 किस पे मैप हो रहा है? ए पे, ऐसे ड्रा हो सकता है। 2 किस पे मैप हो रहा है? ए पे। 3 किस पे मैप हो रहा है? ए पे। ए पे ही हो रहा है, ठीक है। बी नहीं यूज हो रहा, कोई बात नहीं है, ना हो यूज, है फंक्शन। ये क्या है बेटा? फंक्शन है, प्रूफ कर चुके हैं, ठीक है। दूसरा रिलेशन, ये फंक्शन बना था R4 वाला, उसको भी ड्रा करें ऐसे, इसको ड्रा करेंगे। ये ए है, ये बी है, ये भी बेटा फंक्शन बन चुका है। ए डोमेन है, बी रेंज है, ए प्री इमेज है, बी इमेज है, ए प्री इमेज है, बी इमेज है, ए इनपुट है, बी आउटपुट है, ठीक है। तो अब पुट करें जरा इसमें 1 2 3 और ए बी। तो 1 किस पे मैप हो रहा है? बी पे। 2 किस पे मैप हो रहा है बेटा? बी पे। 3 भी किस पे है? बी पे है। इसमें ए बच गया, कोई बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, फिर ये वाली नेक्स्ट जो रिलेशन था वो क्या है हमारे पास? नेक्स्ट रिलेशन है बेटा 1 3 2, मतलब 1 2 3 और ये आ जाएगा ए बी। अब इसमें देखें तो 1 किस पे मैप हो रहा है? ए पे। 1 ए पे और 3 बी पे और 2 ए पे, ठीक है। इसमें सारे यूज हो रहे हैं, ये सारे के सारे मैं फंक्शन लिख रहा हूं, ठीक है। अच्छा, ये देखें इस पे R7, ये भी क्या है हमारे पास? फंक्शन है। तो इसको बेटा अगर आप देखें तो ये 1 2 3 डोमेन लिख दी, ये रेंज लिख दी ए बी। 1 किस पे है? बी पे। 2 किस पे है? ए पे। और 3 किस पे है? बी पे। यहां तक हो गया, ठीक है। तो ये सारे के सारे डायग्राम्स आपको फंक्शन शो कर रही हैं। ये बनाए इसलिए हैं कि इनमें एक बात कॉमन है, यहां से वी है तो कोई बात नहीं, यहां से वी है, यहां से सॉरी
यहाँ से v है तो कोई बात नहीं, यहाँ से v बना तो वो फंक्शन नहीं होगा। समझ आई है नहीं? फिर से सुने, अगर यहाँ से v हुआ तो बेटा एक फंक्शन दो जगहों पे रिपीट हो रहा होगा ना, एक डोमेन एलिमेंट दो जगहों पे, यानी कि इधर से 3 भी b पे हो 3 भी a पर हो तो वो v होगा, तो यहाँ से v फंक्शन नहीं होगा, लेकिन यहाँ से v फंक्शन हो सकता है। ठीक है, अब आगे बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ फंक्शन क्या हैं। 1 1 कौन से हैं, ऑन टू कौन सा है, ठीक है, पहले बात करेंगे इन टू कौन सा है, फिर बात करेंगे ऑन टू कौन सा है, फिर बात करेंगे 1 1 कौन सा है, फिर बात करेंगे 1 1 ऑन टू कौन सा है, 1 1 इन टू कौन सा है। फिर इन पांचों में से एक वो फंक्शन है जिसका ताल्लुक 13 चैप्टर के साथ है, इन पांचों में से। समझ आई या नहीं? वो कौन सा होगा अभी बात करते हैं। ठीक है, अभी मैं इसको मिटाकर फंक्शन बनाता हूं जहां a इज इक्वल टू 1 2 3। अभी देख लें a 1 2 3 और b क्या है, a b है। अच्छा एक बात ध्यान में रखिएगा, यहाँ कार्डिनलिटी ऑफ a इक्वल नहीं है कार्डिनलिटी ऑफ b के। बात समझ आई? सही है ना? कार्डिनलिटी ऑफ a ऑर्डर इक्वल नहीं है। वो ये वाली एग्जांपल जो पहले हमने की थी, अब मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, दोनों का ऑर्डर सेम रख रहा हूँ, बताऊंगा रीजन, बताऊंगा क्यों सेम रख रहा हूँ। अगर उसके 4 एलिमेंट हो तो उसके भी क्या होने चाहिए, 4। अगर उसके 5 हो तो उसके भी क्या होने चाहिए, 5 होने चाहिए। ठीक है, रीजन बता दूंगा फिर, ताकि ये आसानी होती है समझने में। अच्छा, इसके मैं वो रिलेशन लेने लगा हूँ जो फंक्शन है, बनाने लगा हूँ। ठीक है, पहले मैं बताता हूँ व्हाट इज मेंट बाय इनटू फंक्शन कौन सा होता है। अच्छा एक बात कंफर्म है कि इनटू फंक्शन होता है। अब इनटू कब होता है इसकी बात सुने, व्हेन। अच्छा फंक्शन किस पे डिपेंड करता था, डोमेन पे। उसकी टाइप्स, फंक्शन की टाइप्स किस पे डिपेंड करती हैं, रेंज पे। समझ आ गई ना? डोमेन पे कौन डिपेंड करता है, फंक्शन खुद, और फंक्शन की टाइप्स किस पे डिपेंड करती हैं, रेंज पे। तो बेटा व्हेन रेंज ऑफ एफ, उस फंक्शन की रेंज बी सेट के इक्वल ना आए, बी सेट के इक्वल ना आए, तो वो फंक्शन इनटू होता है। समझ आई बात? बना कर दिखाऊंगा। ठीक है, अच्छा ऑन टू फंक्शन, ऑन टू वो है बेटा, ऑन टू फंक्शन ऐसा फंक्शन है कि व्हेन रेंज ऑफ एफ इक्वल टू क्या आ जाए, बी आ जाए, तो वो क्या होगा, ऑन टू फंक्शन। क्लियर है बात? अच्छा ये मैं ड्रा करूंगा, समझ आ जाएगी। अच्छा 1 1 फंक्शन कौन सा होता है, 1 1 का मतलब सुन ले, 1 2 फंक्शन भी होता है, 1 3 फंक्शन भी होता है, सॉरी 2 1 फंक्शन भी होता है, 2 3 फंक्शन भी होता है। ठीक है, ये फंक्शन सारे हो सकते हैं। 1 1 का मतलब है कि हर एक प्री इमेज के पास एक इमेज हो। सही है, एक चीज एक ही पर मैप हो, दो पर ना हो। जैसे कि ये देखिए बेटा, 1 किस पे मैप हो रहा है, ए पे, 2 भी किस पे हो रहा है, ये 1 1 नहीं हो सकता, ये 1 1 नहीं हो सकता। एक नंबर एक ही पर मैप हो, एक प्री इमेज एक ही इमेज पर हो। ठीक है, एक ही पर मैप हो, मतलब ये है कि एवरी प्री इमेज हैज, या एवरी इमेज हैज, हर आउटपुट का एक यूनिक इनपुट हो। एवरी इमेज हैज यूनिक प्री इमेज। समझ आ रही है बात? हाँ, 2 पे ना हो, यानी कि ये वाला जो इनपुट वाली चीजें हैं ना, वो 2 पर मैप ना हो। ठीक है, अच्छा दूसरी बात बेटा, 1 1 इनटू फंक्शन। अब 1 1 इनटू फंक्शन क्या होते हैं, बड़े सिंपल सी एग्जांपल है बेटा। अच्छा बेटा हमने ये सीखना है कि व्हाट इज मेंट बाय इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन वो वाला फंक्शन है जहां आपके फंक्शन की रेंज जो है वो इक्वल नहीं होनी चाहिए सेट बी के। सेट बी कौन से वाला सेट होता है, जो इस सर्कल के अंदर, इस ओवल शेप के अंदर लिखा होता है। तो ए बी सी क्या है, सेट है पूरा, कौन सा, बी। ये फंक्शन बेटा क्या है आपके पास, इनटू है। क्यों इनटू है, सुन ले कि 1 ए पे मैप हो रहा है, 2 ए पे मैप हो रहा है, 3 बी पे हो रहा है, लेकिन सी बच रहा है। तो इस फंक्शन की रेंज क्या आ रही है, ए बी। पूरा सेट बी नहीं आ रहा, सी उसमें नहीं है। इस फंक्शन की रेंज आ रही है ए बी
जो कि सेट बी के इक्वल नहीं है। तो दैट इज वाई दिस फंक्शन इज कॉल्ड इनटू फंक्शन। ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं? इनटू फंक्शन बोलते हैं। ऑन टू क्या होता है कि आपके पास रेंज क्या होनी चाहिए फंक्शन की, किसके इक्वल होनी चाहिए? पूरे सेट बी के। 1a पे है, 2b पे है, 3b पे है, 4c पे है। यहां पर डोमेन एलिमेंट्स में 4 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4। चारों के चारों मैप हो रहे हैं इन 3 एलिमेंट्स पर। कोई चीज बच यहां पर नहीं रही है, ठीक है। तो ऐसे में ये फंक्शन क्या होगा? ऑन टू फंक्शन होगा। क्यों? क्योंकि पूरा रेंज का सेट जो है फंक्शन का वो किसके इक्वल है? सेट बी के। और बी सेट यहाँ पर कहाँ से डिफाइन हो रहा है? यहाँ से बेटा जो इसमें लिखे होते हैं ए बी सी, ये पूरा सेट इसका क्या होगा? रेंज होगी इस फंक्शन का। अब मैंने बताया था कि 1 1 वो वाला आपके पास फंक्शन होता है जिसके एक प्री इमेज के पास एक इमेज हो। तो अब आप देख सकते हैं कि 1 बी पे मैप हो रहा है, 2 ए पे मैप हो रहा है, 3 सी पे हो रहा है, लेकिन डी यूज नहीं हो रहा। तो कोई बात नहीं है बेटा, डी इसीलिए यूज नहीं हो रहा कि ये इनटू है, बच रहा है, कुछ ना कुछ बच जाए रेंज में तो वो इनटू होता है। लेकिन है एक इमेज के पास एक ही प्री इमेज, जो इमेज नहीं यूज हो रहा वो सो नहीं हो रहा, ठीक हो गया। लेकिन ये इनटू भी है, साथ साथ 1 1 भी है। 1 1 है ना, इसके पास एक इमेज है, इसके पास भी एक है और इसके पास भी एक है। अच्छा, अब आ जाते हैं ऑन टू। 1 1 ऑन टू। 1 1 ऑन टू ये है बेटा कि हर एक प्री इमेज के पास एक प्री इमेज होगा। ये इमेज है और ये क्या है? प्री इमेज है। हर एक इमेज के पास एक प्री इमेज होगा, कोई चीज एक्स्ट्रा नहीं बचेगी। यहां पर दोनों का ऑर्डर सेम होना जरूरी है। 1 1 ऑन टू में दोनों का ऑर्डर सेम होना जरूरी है कि 1 बी पे, 2 ए पे, 3 सी पे मैप हो रहे हैं सारे एक दूसरे पे। ये वो वाइड फंक्शन है बेटा 1 1 ऑन टू, जो जिसको अगर हम उल्टी साइड से, इनवर्स साइड से देखें तब भी फंक्शन है। ये बेटा खुलासा है पूरे के पूरे लेक्चर का कि इसको उल्टी साइड से देखें। अगर इसको देखें उल्टी साइड से तो ये फंक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि जो रेंज है वो डोमेन बनती है उल्टी साइड से। तो ये डोमेन बने, इसमें से तो एक चीज रह जाती है, इसका मतलब है कि ये फंक्शन नहीं हो सकता। ये कन्वर्सली देखें तो ये फंक्शन है नहीं है, यानी कि इधर से इस स्टाइल पे देखें तो ये फंक्शन है नहीं है। लेकिन इसको इधर से इधर देखें तो ये फंक्शन है नहीं है। क्यों नहीं है? यहाँ से वी बन रहा है बेटा, सी रिपीट हो रहा है। इसको भी इधर से इधर देखें तो फंक्शन है नहीं है, ये बच रहा है, ठीक है। इसको उधर से इधर देखें या इधर से उधर देखें, ये फंक्शन है। तो मतलब 1 1 ऑन टू वो फंक्शन है जिसको हम बाईजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? बाईजेक्टिव फंक्शन। दोनों साइड से क्या होता है? फंक्शन होता है, ठीक है। और ऐसे फंक्शन का क्या एग्जिस्ट करता है? इनवर्स एग्जिस्ट करता है। बात समझ आई है नहीं? सिर्फ एक टाइप है फंक्शन की 1 1 ऑन टू। ये लफ्ज आ रहा है 13 चैप्टर के स्टार्ट में। इस लफ्ज को एक्सप्लेन करने के लिए ये सारा आर्टिकल आपके सामने रखा है कि व्हाट इज 1 1 ऑन टू। ऐसा फंक्शन 1 1 ऑन टू होता है बेटा कि जो कन्वर्स साइड से भी क्या शो हो रहा हो, फंक्शन। जिसकी सीधी सीधी बात करें फंक्शन की तो ये डोमेन है, ये रेंज है। लेकिन कन्वर्सली बात करें तो ये डोमेन है, ये रेंज है। तो इसका एफ इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है। फॉर एग्जांपल साइन फंक्शन है तो साइन का इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा। लेकिन साइन किस जगह पे बाउंड होकर फंक्शन होगा, ये बात इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे। साइन ओवरऑल फंक्शन नहीं है। ओवरऑल जितनी कर्व ड्रा हो रही है वो सारी की सारी फंक्शन नहीं है, उसको बाउंड करना जरूरी है ताकि रेपिटेशन से हम बच सकें। एक्स एक्सिस पर रेपिटेशन अलाउ नहीं है। एक्स एक्सिस की चीजें वाई एक्सिस के साथ जब मिलती हैं, ऑर्डर्ड पेयर बनता है, तो वो एक्स रिपीट नहीं हो सकता। ये बात आज हमने पढ़ी है ना, यही हम चीज नेक्स्ट वाले लेक्चर में यूज करेंगे, ठीक है। तो यहां तक ये बात पता हो कि किस फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, जो 1 1 ऑन टू होता है। और ऑन टू कौन होता है? जिसके सारे के सारे एलिमेंट रेंज के यूज हो रहे होते हैं, वो फंक्शन ऑन टू होता है। जो कन्वर्स में भी क्या होता है? फंक्शन होता है, ठीक है बेटा। जज़ाकल्लाह।